नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा अरब आक्रमण से दिल्ली सल्तनत तक, आज ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम उस वीडियो में। हमने देखा था कि बलबन ने गद्दी पर बैठना अपना स्टार्ट कर दिया। बलबन का जो कार्यकाल है उसकी कहानी है, उसको हम चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो बलबन हमारा 1266 से लेके 1286 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। बलबन बलबनी वंश का था और यह कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान कैसा था? यह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था और इसके जो रूल थे बहुत ही खतरनाक रूल थे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन डाल लेते हैं बलबन और यहां से आप डालेंगे 1266 से लेके 1286 ईस्वी। जितना मैं आपको बोर्ड पर लिखा रहा हूं उतना सफिशियंट है, इससे आगे आपका एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। और इस सीरीज में हम जहां तक होगा वहां तक कवर करेंगे। इस वीडियो में होगा शायद तुगलक वंश तक, यदि समय बचा तो तुगलक वंश तक कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी लगवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिख लिया बलबन। अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हम क्या, इसका लिखेंगे हम वंश। वंश कौन सा है इसका? तो वंश है इसका बलबनी। ठीक है, इसका बचपन का नाम, इसका बचपन का नाम अपन लिखेंगे। तो बचपन का नाम इसका क्या है? तो बचपन का नाम है इसका बहाउद्दीन। क्या नाम है इसका? बहाउद्दीन। और इसका पूरा नाम यदि हम बात करें, पूरा नाम इसका क्या है? तो पूरा नाम है इसका गियासुद्दीन बलबन। क्या नाम है इसका? गियासुद्दीन बलबन। तो क्या था? ये कट्टर मुस्लिम धर्म था, मतलब बहुत ज्यादा मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला था। और एक बात आपको और बता दें, तो अफगानिस्तान की हेलमंद नदी के किनारे तुर्कियों की 64 प्रजातियां निवास करती थी, जिनमें से हमने गुलाम वंश का जो आखिरी है बलबन, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे खिलजी वंश और उसके बाद पढ़ेंगे हम तुर्की वंश। तो दिन में ये 5 बार नमाज पढ़ता था, कट्टर मुस्लिम था। और जियाउद्दीन बर्नी इसके विषय में लिखता है कि बलबन जब किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता है, नीच कुलीन व्यक्ति को देखता है, तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और उसका हाथ तलवार की ओर जाकर उठ खड़ा होता है और वह सोचता है कि मैं अभी उसका सर कलम कर दूं। तो यहाँ पर इसकी कुछ मतलब रीतियां थी। इस कथन से आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक था। तो इसने क्या किया था सर्वप्रथम? तो इसने सर्वप्रथम क्या किया था? इसने सर्वप्रथम 40 तुर्कानी यानी कि 40 तुर्क सरदारों का संगठन, तुर्के चैलगानी, 40 तुर्क सरदारों का संगठन, जिसे हम दल चालीसा बोलते हैं, इसका इसने क्या कर दिया था? इसका इसने विनाश कर दिया था। क्योंकि ये जानता था, देखता आया था कि इन 40 तुर्क सरदारों की वजह से ही कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठता है और फिर ये उसको हटवा देते हैं। इसके बाद फिर इसने सैन्य विभाग, दीवान सैन्य विभाग की स्थापना की और इसने कुछ उपाधियां धारण की थी और उन उपाधियों को हम जानते हैं जिल्ले खुदाई और न्याकते खुदाई के नाम से हम जानते हैं। तो जिल्ले खुदाई में क्या होता है? यह अपने आप को ईश्वर की छाया समझता है और न्याकते खुदाई में यह ईश्वर का प्रतिनिधि समझता है। यह जनता में जाता है और कहता है कि आप अपने मुझे कष्ट बताओ और मैं उनको ईश्वर को बताऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं ईश्वर की छाया हूं और ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। जब वहां से कोई आदेश आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक की कहानी सीमित नहीं होती है कि हम देखते हैं आगे जाकर कि ये थोड़ा कुछ और चीजें करता है। जैसे कि ये सीरी नामक एक नए नगर की स्थापना करता है, लाल महल का निर्माण करता है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो इसने क्या है, इसकी नीति और पद्धति है कुछ। ये कहता है जब मैं दौरे के लिए अपने प्रशासन में निकलूं तो कुछ नीतियां थी, जैसे कि सिजदा, पैबोस और तुम्हारी थी कौन सी? सिजदा और पैबोस। सिजदा क्या था? घुटनों के बल झुको और सुल्तान को प्रणाम करो। और पैबोस में क्या था? पेट के बल लेटो और सुल्तान के अंगूठे को चूमो। तो ये इसकी कुछ नीति पद्धति थी। तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या किया इसने? 40 तुर्क सरदारों का संगठन या दल चालीसा का इसने क्या किया? विनाश कर दिया। दल चालीसा का क्या किया इसने? दल चालीसा का इसने विनाश किया। दूसरा, इसने दीवान ए सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवान ए सैन्य विभाग की स्थापना की। और क्या बताया मैंने?
कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम था और 5 बार दिन में नमाज पढ़ता था, 5 बार नमाज पढ़ता था। एक दिन में कितनी बार नमाज पढ़ता था? ये 5 बार नमाज पढ़ता था। और इसने क्या किया? सीरी नामक नगर बसाया। याद रखना, इसने सीरी नामक नगर बसाया। सीरी का जो किला है वह आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी बनाएगा। तो क्या किया? सीरी नामक नगर बसाया। ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर देखते हैं इसकी रीति और उपाधियां देख लेते हैं। पहले इसने उपाधियां धारण की 2 स्वयं में। उपाधियां कौन सी थी? पहली थी तुम्हारी जिल्ले इलाही और दूसरी उपाधि क्या थी? न्याकत ए खुदाई। यानी कि जिल्ले इलाही यानी कि छाया किसकी? ईश्वर की छाया। और न्याकत ए खुदाई यानी कि प्रतिनिधि। किसका प्रतिनिधि भाई? ये ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को ये समझता था। इसके बाद क्या किया इसने? तो इसकी रीति थी, रीति या नीति या पद्धति इसको अपन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप साथ में नोट करते चलिए। तो क्या था? पहला सिजदा और दूसरा क्या था तुम्हारा? पैबोस। तो पैबोस सिजदा में क्या था? घुटने के बल झुककर प्रणाम करना। घुटने के बल झुककर प्रणाम करना। किसको? सरदार को। और दूसरा क्या था? पैबोस यानी कि पेट के बल लेटना। पेट के बल लेटो और सरदार के पैर के अंगूठे को चूमो। शेर के पैर के अंगूठे को चूमो। इसके बाद इसने नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया। अब इसके दरबार में 2 दरबारी कवि रहते थे। कौन कौन से 2 दरबारी कवि रहते थे? पहला दरबारी कवि की यदि हम बात करें तो एक थे तुम्हारे अमीर खुसरो और एक थे तुम्हारे अमीर हसन। तो अमीर खुसरो के बचपन का नाम मोहम्मद हसन था और इनके गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया। और ये शेख निजामुद्दीन औलिया वही हैं जो आगे जाकर गयासुद्दीन तुगलक से कहते हैं हुनूर दिल्ली दूर अस्ते, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो इस कथन को हम वहां पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप इसको अगर समझते हैं तो आपको आगे जाकर ये कथन नया नहीं लगेगा। तो इनको क्या है? अमीर हसन को तूतीय हिंद या तोता हिंद कहा जाता है क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत तक हर दरबार में रहे हैं। मतलब जितने भी राजा आए हैं या जितने भी सुल्तान बने उनके दरबार में ये रहे हैं। तो अमीर जो खुसरो थे ये खड़ी बोली बोलते थे और तबला और वाद्य यंत्रों की इन्होंने खोज की थी। इनकी कुछ रचनाएं थी जो कि प्रमुख हैं, जैसे कि मिफ्ताउल फतेह, नूह सिपेर, अस्काउल उनवर और तुगलक नामा आदि इनकी रचनाएं हैं। और अमीर हसन जो थे इनकी रचना थी फवाद उल फवाद। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बलवन होते हैं, कौन होते हैं? बलवन। तो बलवन का पुत्र रहता है तुम्हारा मोहम्मद खान। तो 1286 में मोहम्मद खान मर जाता है और उसके शोक में 1287 में बलवन की भी मृत्यु हो जाती है। अब बलवन की मृत्यु के बाद जो कैकूबाद होता है इसका पौत्र गद्दी पर बैठता है और कैकूबाद के शासन काल में अमीर आखुर, आपने एक पद पढ़ा होगा पीछे मैंने वीडियो में बताया था, अमीर आखुर या आरिज मुमालिक घुड़सेना का प्रमुख होता है। तो इसमें कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रहता है इस पद पर। तो वो क्या करता है? जब बलवन ये कथन कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, मन करता है कि उसका सिर अभी कलम कर दूं, तलवार की उसका हाथ खड़ा होता है। तो इस कथन से आहत होकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये कथन सुन रहा होता है और कैकूबाद जब गद्दी पर बैठता है तो कैकूबाद को आगे चलकर लकवा मार जाता है। और उसके बाद उसका जो पुत्र रहता है शमसुद्दीन कैमूस अयोग्य रहता है, 15 साल का बालक है, गद्दी पर जब बैठता है तो क्या होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस मौके का फायदा उठाता है और शमसुद्दीन कैमूस की हत्या कर देता है, जो कि बलवनी वंश का अंतिम शासक रहता है। और यहीं से हमारी खिलजी क्रांति स्टार्ट होती है और खिलजी वंश की
क्रांति की हम स्थापना करते हैं। तो इसके जो पॉइंट है वो हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला नवरोज उत्सव इसने मनाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आगे पॉइंट हम लिखते हैं दरबारी कवि। तो दरबारी कवि कौन कौन से हैं? दरबारी कवि कौन कौन से हैं? तो दरबारी कवि हैं पहला तुम्हारा अमीर हसन और दूसरे हैं तुम्हारे अमीर खुसरो। तो अमीर हसन की जो रचना है और उस रचना का नाम क्या है? फवाद उल फवाद। फवाद उल फवाद। और अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। तो हमने क्या बताया था, इनके बचपन का नाम क्या था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचपन का नाम मोहम्मद हसन किसका है? तो बचपन का नाम इनका क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु रहते हैं। दूसरा इनके बारे में अगर हम फैक्ट जाने तो इन्होंने क्या किया था? खड़ी बोली के आविष्कारक। जो आज हम खड़ी बोली ब्रज भाषा को हम जानते हैं, तो खड़ी बोली के आविष्कारक और तबला और वाद्य यंत्र, तबला और वाद्य यंत्र के आविष्कारक। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फेमस रचनाएं हैं। तो रचनाओं में हम देखेंगे इनकी रचना कौन कौन सी हैं। तो इनकी रचनाओं में हम देखेंगे कौन कौन सी इनकी रचना। तो पहली है तुम्हारी मिफ्ता उल फतेह। मिफ्ता उल फतेह। दूसरी है नू सिपेहर। कौन सी है? नू सिपेहर। और इधर लिख लेते हैं, यहां पर बन नहीं रहा है। तो तीसरी रचना इनकी कौन सी है? अस्का उल अनवर। अस्का उल अनवर। और चौथी रचना इनकी कौन सी है तुम्हारी? तुगलक नामा। तुगलक नामा। और इनकी एक रचना तुम्हारी और है, और उस रचना का नाम है तुम्हारा किरान उस सादेन। किरान उस सादेन। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूं और मिटा के फिर आगे इसके पॉइंट लिखूंगा। अब यहां पर क्या हुआ? तो 1286 में 1287, ठीक है, 1287 में बलबन की मृत्यु। बलबन की मृत्यु अपने बड़े पुत्र, अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खान के शोक में, ठीक है, बलबन की मृत्यु हो जाती है अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खान के शोक में। अब बलबन की मृत्यु के पश्चात, बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पौत्र कौन है? कैकुबाद। उसका पौत्र कैकुबाद गद्दी पर बैठा। कैकुबाद गद्दी पर बैठा। अब कैकुबाद के बाद कौन बैठेगा? तो कैकुबाद के बाद शमसुद्दीन कैमूर। लेकिन अपन एक इसमें पॉइंट और क्या लिखेंगे? कैकुबाद के शासन काल में। क्या लिखेंगे? कैकुबाद के शासन काल में आरिज ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक कोष्टक में लिख देना घुड़सेना का प्रमुख, घुड़सेना का प्रमुख पद पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकूबाद के शासन काल में आर्य ममालिक घुड़ सेना का प्रमुख पद पर कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसके बाद क्या होता है? कैकूबाद के पश्चात शमसुद्दीन कैमूर्स गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन कैमूर्स गद्दी पर बैठा, जो कि बलबनी वंश का अंतिम शासक था। अब यहां पर क्या होता है? शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कौन करता है? ये करता है तुम्हारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यहीं से क्या होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या कर देता है। यहीं से क्या होता है? खिलजी क्रांति की शुरुआत होती है। खिलजी क्रांति की शुरुआत। खिलजी क्रांति की शुरुआत। अब खिलजी क्रांति की शुरुआत होगी तो यहां से खिलजी वंश स्टार्ट होगा, और खिलजी वंश जब स्टार्ट होगा तो उसका थोड़ा अपन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे खिलजी वंश। और खिलजी वंश कब से कब तक रहेगा? तो यहां पर हम देखते हैं 1320 में यहाँ पर ये कितना हो गया? 1286। और यहाँ पर ये कब से कब तक रहेगा? तो ये रहेगा तुम्हारा खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, तो इसको आप डालेंगे। अब सबसे पहले कौन आएगा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कब से कब तक रहेंगे? तो ये रहेंगे तुम्हारे 1290 से लेके 1296 तक। ठीक है, इसके बाद इनका जो भतीजा रहता है, भतीजा इनका कौन रहता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ये कब से कब तक रहेगा? तो ये रहेगा तुम्हारा 1296 से लेके 1316 तक। इसके बाद फिर इनका बेटा आता है शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर खिलजी। ये आता है तुम्हारा 1316 में, चूंकि छोटा रहता है तो पूरी कहानी में अभी बताऊंगा। इसके बाद फिर आता है, इसके बाद यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और ये कब से कब तक रहेगा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से लेके 1320 तक ये रहता है। और इसके बाद इनकी आदतों से परेशान होकर इनका एक वजीर रहता है नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन, इनके बाद कौन आता है? नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो खां। और ये कब से कब तक रहते हैं? तो ये 1320 तक रहते हैं। और ये कौन रहते हैं भाई? खिलजी वंश के अंतिम शासक ये रहते हैं। तो ये इनकी कहानी थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले ये आएंगे, फिर ये आएंगे, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या होते हैं? जैसे ही इसकी हत्या कर देते हैं और गद्दी पर बैठते हैं, तो ये दिल्ली की गद्दी पर जब बैठते हैं तो इनकी उम्र 70 साल थी। कितनी उम्र थी इनकी? 70 साल थी। और दिल्ली की गद्दी पर बैठते मतलब सबसे वृद्ध शासक थे। तो कहा जाता है कि इन्होंने पूरा अपना जीवन, सैन्य जीवन पूरा व्यतीत किया, मतलब सैनिक के रूप में इन्होंने पूरा जीवन व्यतीत किया। और जैसे ही गद्दी पर बैठे तो इन्होंने क्या किया? किलोखरी के राजमहल में अपना अभिषेक कराया और किलोखरी को अपनी इन्होंने राजधानी बना दिया। इन्हीं के शासन काल में क्या होता है कि जो अब्दुल्ला होता है, लाकू का पोता, वह 4000 मंगोलों पर आक्रमण कर देता है। जब 4000 मंगोलों पर वह आक्रमण करता है तो 4000 मंगोल भागकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के यहाँ आकर शरण ले लेते हैं। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उनके लिए एक मंगोलपुरी, जो कि अब नवीन मुसलमान है मंगोल, तो उनके लिए मंगोलपुरी नामक एक नगर बसा देते हैं। और जो कि इनका जो भतीजा रहता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ये इनके शासन काल में कड़ा मानिकपुर यानी कि प्रयागराज का, जिसे आज अपने इलाहाबाद के रूप में जानते हैं, वहां के सूबेदार रहते हैं। और ये इनको आज्ञा देते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने भतीजे को कि जाओ
देवगिरी पर आक्रमण करो और वहां के जो राजा हैं रामचंद्र देव, उनसे जो भी आपको संपत्ति मिलती है उन्हें मुझे लूट कर लाकर दो। अब यहाँ पर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही यहाँ पर देवगिरी पर जाते हैं और रामचंद्र देव पर जैसे ही आक्रमण करते हैं तो यहाँ से इनको अपार संपत्ति मिलती है, और अपार संपत्ति मिलने के बाद इनकी नीयत खराब हो जाती है और ये इसका संपत्ति का कुछ ही भाग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि अपने चाचा जी को देते हैं और बाद बाकी का माल अपने पास रखकर विद्रोह कर देते हैं। और 1296 में अपने उदार चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ये क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद क्या होता है, हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा और गद्दी पर बैठने के बाद ये क्या करेगा, तुम्हारा अपना जो बलवन का लाल महल है, बलवन ने लाल महल का निर्माण करवाता है, तो बलवन के लाल महल में ये अपना राज्याभिषेक कराते हैं। तो चलिए हम पॉइंट लिखते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है, और फिर इसके हम पॉइंट लिखेंगे। अब यहां पर अपन को क्या डालना है, जलालुद्दीन खिलजी, और ऊपर आपको खिलजी वंश जो हायरार्की बनवाई थी वही चलेगी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक, 1290 से लेके 1296। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हम दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठते समय उम्र 70 वर्ष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शाइस्ता खां की उपाधि धारण की, कौन सी, शाइस्ता खां की उपाधि, शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे इन्हीं के शासन काल में, पहले ये लिख लेते हैं, शाइस्ता खां की उपाधि धारण की और किलोखरी के राजमहल में, किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक कराते हैं, अपना राज्याभिषेक कराया और क्या किया, किलोखरी को राजधानी बनाया, किलोखरी को राजधानी बनाया। इसके बाद फिर यहां पर हम देखते हैं क्या पॉइंट हमने आपको बताया था, पॉइंट क्या बताया था यहां पर, तो हम देखते हैं क्या हुआ था, इन्होंने इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के शासन काल में, गुड़गुड़ा मत, इन्हीं के शासन काल में 4000 मंगोलों ने शरण ली, 4000 मंगोलों ने शरण ली। कारण क्या था कि अब्दुल्ला जो कि हलाकू का पोता था, उसने मंगोलों पर आक्रमण किया और मंगोल भागकर इनके पास आए थे और इन्होंने इनको शरण दे दी। और 4000 मंगोलों के लिए इन्होंने क्या किया, मंगोलपुरी नामक नगर बसाया, मंगोलपुरी नामक नगर बसाया। किसके लिए, 4000 मंगोलों के लिए। 4000 मंगोल कौन थे, नवीन मुस्लिम, जो कि नया धर्म इन्होंने अभी स्वीकारा है, नवीन मुस्लिम। इसके बाद 1294 में, 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को आदेश मिला था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण, रामचंद्र देव पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया और यहां से इनको क्या हुआ था, भारी संपत्ति मिली। और भारी संपत्ति के लालच में इन्होंने क्या किया, 1296 में अपने उदार चाचा की मृत्यु, 1296 में मौका पाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने उदार चाचा जलालुद्दीन खिलजी की
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन पूरा नाम इनका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। अब हत्या कर दी, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1296 में इन्होंने हत्या कर दी और 1296 में इन्होंने अपना क्या किया, बलबन के द्वारा बनाए हुए लाल महल में इन्होंने क्या किया, अपना राज्याभिषेक कराया। तो इससे पहले ये कौन था, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। और ये कड़ा मानिकपुर कहां पर पड़ता था, तुम्हारा प्रयाग में पड़ता था, प्रयागराज, जिसे आज हम इलाहाबाद भी के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, 1296 में बलबन के लाल महल में, बलबन के लाल महल यानी कि बलबन द्वारा बनाया हुआ लाल महल में अपना राज्याभिषेक, अपना राज्याभिषेक कराया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब इसका लिखेंगे अपन शासनकाल। तो शासनकाल इसका कब से कब तक रहेगा, तो इसका शासनकाल रहेगा तुम्हारा 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहेगा। इसके बारे में और यदि हम बात कर लें तो इसके बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या है, तो बचपन का नाम है अली गुरसाप्स। अली गुरसाप्स पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि अली गुरसाप्स किसके बचपन का नाम है, तो अली गुरसाप्स तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है। तो इसके बचपन का नाम हो गया। इसके पिता के नाम की यदि हम बात करें, पिता का नाम, तो पिता का नाम था सियाबुद्दीन। पिता का नाम था सियाबुद्दीन खिलजी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां पर अपन डालेंगे क्या, अलाउद्दीन खिलजी चल रहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी कुछ पॉइंट अपन ने लिख लिए। अब यहां पर अपन देखते हैं आगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर उसके पॉइंट अपन लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या था, इसने अपना राज्याभिषेक कर लिया बलबन के लाल महल में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक अपना नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन इसका जो काजी था अलाल उल मुल्क, उसके कहने पर इसने अपना आदेश वापस ले लिया, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। तो इसने सैनिकों के लिए 4 अध्यादेश जारी कर दिए। 4 अध्यादेश इसने कौन से जारी कर दिए, पहला इसने अध्यादेश जारी किया कि जो तुर्क सरदार हैं वह आपस में मेल मिलाप नहीं करेंगे, चाय कॉफी पर शाम को नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेल मिलाप करेंगे तो विद्रोह करेंगे। दूसरा इसने क्या किया कि जो शराब, जुआ और तुम्हारी जो बुरी आदतें थी, चरस, अफीम वगैरह, जो सारी की सारी आदतें थी, उन पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ये इसने एक अच्छा काम किया। तीसरा इसने क्या किया, जो सैनिकों को, सरदारों को जो उपहार में भूमि मिलती थी, जैसे मान के चलिए किसी गांव का कोई सरदार या सैनिक दौरा कर रहा है, वहां पर यदि कोई प्रजा इसको उपहार में कोई चीज दे रही तो वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही साथ इसने सैनिकों की पेंशन भी देना बंद कर दिया। ये इसके 4 प्रमुख उपाय थे। और इसने चौथा, जो 3 उपाय तो ये होगा, चौथा उपाय इसका था, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए 2 विभाग बनाए। एक बनाया था इसने बरीद और एक बनाया था मुनहिब। बरीद क्या था, बाजार के अंदर घूमता था, विचरण करता था और सारी की सारी जो क्रियाकलाप होती थी उसको यह अलाउद्दीन खिलजी को बताता था। और जो मुनहिब था, इसको मुनिहान भी कहते थे, यह अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त सूचनाएं दिया करता था। इसके बारे में यदि कोई षड्यंत्र रच रहा होता तो उसकी जानकारी कौन दिया करता था, अलाउद्दीन खिलजी को मुनहिब या मुनिहान दिया करता था। इसके समय में घोड़ा दागने की प्रथा थी। और दूसरा, इसने इक्ता प्रणाली का अंत कर दिया। यदि आपको ध्यान हो तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इक्ता प्रणाली क्या होती है। तो इक्ता प्रणाली का प्रारूप जो ढांचा था वह मुक्तादिर ने तैयार किया था और इसको लागू किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। और इक्ता प्रणाली थी क्या, तो यह भूमि के बदले वेतन के बदले क्या दिया करता था, लोगों को भूमि दिया करता था इल्तुतमिश। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसने
सेना का स्थायीकरण किया, यानी कि स्थायी सेना रखना आरंभ कर दिया, और सैनिकों को यह भूमि के बदले वेतन दिया करता था। दूसरा, इसके समय में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली का इसने दृढ़ता से उपयोग किया। मतलब इसके आदेश के बिना कोई भी व्यापारी ना तो किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ा सकता था और ना ही घटा सकता था। यहाँ तक कि कम तौलने पर यदि कोई व्यापारी किसी माल को कम तौलता हुआ पाया गया तो बरीद को, जो कि बाजार में घूमकर नियंत्रण करता था, जैसा कि मैंने बताया, तो बरीद को इतने सख्त आदेश थे कि यदि कोई भी व्यापारी जितना माल कम तौलता है उसके शरीर से उतना ही मांस का टुकड़ा ये लोग निकाल लिया करते थे। तो कह सकते हैं हम कुल मिलाकर ये बहुत ही क्रूर था। इसके बाद इसने बाजार व्यवस्था के लिए दो इसने मंडी बनाई। एक बनाई थी तुम्हारी सहनाई मंडी और एक बनाया सराय दल। तो सहनाई मंडी में क्या होता था? सहनाई मंडी में आपका दीपक का तेल, वस्त्र, शक्कर और जड़ी बूटी, ये सारी की सारी चीजें बिका करती थी। और जो सहनाई मंडी थी उसमें आपकी खाद्यान्न सामग्री यानी कि अनाज बिका करते थे, और दास और घोड़ों से संबंधित ये मंडियां थी। बाद बाकी का कर वसूल करने के लिए इसने दीवान ए मुक्त खराज नामक एक कर की स्थापना की। मतलब कोई भी कर यदि किसी पर रह जाता है तो दीवान ए मुक्त खराज में एक अधिकारी होता था, और उस अधिकारी का काम यही था कि किससे कर रह गया है वसूलना, उससे ये कर वसूलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 24 कष्टदायी करों को जनता पर लागू किया था, जिनमें से कुछ प्रमुख 6 कर हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और वो 6 कर हैं जजिया, जकात, खुम्स, खरात, गड़ी और चरी कर। जजिया कर, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी वसूला। इसके बाद आता है तुम्हारा जकात कर। और जकात क्या होता था? मुस्लिमों की आय का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा दान करना पड़ता था मुस्लिमों को, जिसे जकात के रूप में कर बोलते थे। इसके बाद तुम्हारा आता है खुम्स कर। खुम्स कर क्या होता था? खुम्स कर युद्ध स्थल पर यदि कोई भी इसके अंडर रहकर शासन कर रहा है, तो कोई भी राजा यदि युद्ध स्थल पर कोई भी माल लूटता है तो उसमें से भी उसको कर अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए था। तो खुम्स कर क्या था? मतलब युद्ध स्थल पर लूटे गए माल पर लगने वाला एक तरीके से कर था। और खुम्स कर किसने नहीं वसूला, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो खुम्स कर हमारा एक जो होता है निजाम, कौन सा होता है तुम्हारा? सिकंदर लोदी होता है, जिसके बचपन का नाम रहता है निजाम शाह। तो वो क्या है? खुम्स कर नहीं वसूलता है। अब निजाम शाह के संपर्क में एक बात और है जिसको आपको याद में रखनी है कि निजाम शाह जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निजाम शाह। तो निजाम शाह क्या था? इसने 1504 में आगरा नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि आगरा की स्थापना किसने की थी, तो 1504 में निजाम शाह यानी कि सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी, और 1507 में यह जाकर आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। इसको पॉइंट को हम आगे भी पढ़ेंगे जब लोधी वंश पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नाम आया था खुम्स कर किसने नहीं वसूला, तो उस विषय में हमने इस पॉइंट को आपको कवर करवा दिया। अब इसके बाद आता है तुम्हारा जकिया हो गया, जजिया हो गया, जकात हो गया और खुम्स हो गया, और खराज। खराज कर आता था। खराज कर क्या था? कृषि उत्पादकता पर एक प्रकार का लगने वाला कर था। यदि कोई भी व्यक्ति खेती करता है तो उसमें जितना भी उपज होता है उस उपज के आधार पर इनको कर देना पड़ता था। इसके बाद गड़ी कर या घाटी कर बोलते हैं। कुछ लोग घाटियों पर घर या झोपड़ी बनाकर रहते थे, उनसे भी यह कर वसूलता था और बोलता था यदि आप इस घाटियों पर आपको रहना है तो आपको कर देना पड़ेगा। यदि आप कर नहीं दोगे तो ऊपर से हम पत्थरों की बारिश करेंगे, पत्थर डालेंगे तो आपकी झोपड़ियां टूट जाएंगी, तो आपको ये कर देना पड़ेगा। इसके बाद जो चरी कर था, यानी कि यह दुधारू पशुओं पर भी कर लेता था। यानी कि जो पशु जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, तो ये जो दुधारू पशु हैं तो उन पर भी, मतलब जो दूध वगैरह किसान वगैरह बेचते थे तो उन पर भी ये कर लगाता था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक और क्रूर शासक था। अगर हम इसके अभियानों की चर्चा करें तो इसका अभियान, गुजरात का अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है, जो कि इसके अभियान की अगर हम चर्चा करें तो 1298 से लेके इसके अभियान 1310 ईस्वी तक चलते हैं। कितने चलते हैं? 1310 ईस्वी तक। तो गुजरात का जो इसका अभियान था, वहां पर राजा रहते हैं कर्णदेव। कौन रहते हैं? कर्णदेव। और यहाँ पर गुजरात पर यह आक्रमण करने के लिए अपने एक सैनिक नुसरत खां को भेजता है। किसको भेजता है? नुसरत खां को। तो नुसरत खां जब वहां पर जाते हैं तो नुसरत खां की सेना देखकर यहाँ पर जो कर्णदेव रहते हैं वह भागे जाते हैं अपने मित्र के पास। कहां? देवगिरी में। देवगिरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, वह अलाउद्दीन खिलजी के अधीन ही रहकर शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर जैसे ही ये पहुंचते हैं कर्णदेव तो उनको ये शरण दे देते हैं। अब कर्णदेव जब चले जाते हैं तो ये अपनी पत्नी कमला देवी को हड़बड़ाहट में जल्दी में यहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी को संदेश पहुंचाता है कि कर्णदेव तो यहाँ से भाग गया है, लेकिन कमला देवी बची है, तो क्या करना है? तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कैसी? नुसरत खान बोलते हैं ठीक ठाक है, मतलब काफी सुंदर है।
तो वो कहता है ले आओ। जब रास्ते में नुसरत खां कमला देवी को लेकर जाते हैं तो एक हिंदू शाही शासक से एक मलिक काफूर नाम का एक हीरा होता है, उसको खरीद लेते हैं, किन्नर बोलते हैं उसको, खरीद लेते हैं 1000 दीनार में, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहते हैं। इसके बाद कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है और इसकी चर्चा एक मूवी में आपको देखने को मिलेगी। अगले अभियान को उससे कनेक्ट करेंगे हम। तो दूसरा अभियान इसका आता है कौन सा, रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर के अभियान में एक राजा रहता है हुदा। कौन सा राजा रहता है, हुदा। इस पर घोड़े चुराने का आरोप रहता है। घोड़े की प्रक्रिया कैसे पता चलती है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय में घोड़ा दागने की प्रक्रिया थी, उसने देखा कि हमारा दगा हुआ घोड़ा है, इसने ले लिया है। तो जब मलिक काफूर यहाँ पर आक्रमण करता है तो क्या होता है कि घोड़ा का चिन्ह देखकर ये आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन आत्मसमर्पण से बात नहीं बनती और मलिक काफूर हुदा को मार देता है। इसके बाद अगला जो अभियान रहता है तुम्हारा कौन सा रहता है, अगला अभियान रहता है तुम्हारा कौन सा, जैसलमेर का अभियान। जैसलमेर में तुम्हारा हुदा ये हो गया, और फिर इसके बाद होता है तुम्हारा कौन सा, रणथंभौर का हो गया। अब चित्तौड़गढ़ के अभियान की तरफ हम चलते हैं। तो चित्तौड़गढ़ के अभियान में हम देखेंगे तो यहाँ पर राणा रतन सिंह रहते हैं, और राणा रतन सिंह की पत्नी रहती है पद्मनी, और पद्मनी पर ही मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती ग्रंथ लिखा है। यदि आपको याद हो तो एक मस्तानी, बाजीराव मस्तानी मूवी आई है शाहिद कपूर की, जिसमें देखा गया है कि राणा रतन सिंह है और अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के रोल शायद रणबीर कपूर है, कौन है, रणबीर सिंह है, मतलब मुझे इसका नाम ठीक से पता नहीं है उस एक्टर का। तो वो वहां पर क्या करता है, इनके किले को चारों तरफ से घेर लेता है और इनकी खाद्यान्न सामग्री के भंडार को धीरे धीरे खत्म करवा देता है। और उस सौदा को यानी कि दोस्ती के तहत राणा रतन सिंह जाते हैं इससे मिलने के लिए, धोखे से राणा रतन सिंह को उठा के ले जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मूवी में दिखाया है। और उसकी शर्त क्या रहती है कि रानी पद्मनी जो कि बहुत खूबसूरत है, तो इसकी नीयत खराब हो जाती, तो ये क्या कहता है कि पद्मनी रानी को मेरे हवाले कर दो और अपने राज्य की सुरक्षा कर लो। तो राणा रतन सिंह को ये उठाकर ले जाता है। फिर बाद में क्या होता है, पद्मनी की सहायता के लिए इनका जो सेनापति रहता है गोरा, जैसा कि मूवी में दिखाया है, तो गोरा इसके साथ जाता है और वहां पर जो कमला देवी होती हैं, कर्णदेव की पत्नी, वो इनकी मदद करती हैं और वहां से पद्मनी राणा रतन सिंह को भगा दिया जाता है कमला देवी की सहायता से, और जो गोरा सेनापति होता है वो वहां पर मारा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगला जो तेलंगाना का अभियान आता है हमारा, कौन सा अभियान रहता है, तेलंगाना बारंगल का अभियान। तो उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि रुद्र प्रताप सिंह देव रहते हैं। तो रुद्र प्रताप देव क्या करते हैं, रुद्र प्रताप देव मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे राज्य की सुरक्षा करें, हम आपके अधीन रहकर शासन कर लेंगे और आप ये कोहिनूर हीरा दे देंगे। तो कोहिनूर हीरा के विषय में यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कोहिनूर हीरा क्या होता है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 1526 में, किसके विरुद्ध होता है, तो लोधी वंश में तुम्हारा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो विक्रमजीत सिंह जो ग्वालियर के राजा रहते हैं उनसे ये हीरा छीनकर कौन ले जाता है, हुमायूं, और हुमायूं से ये हीरा पहुंचता है मोहम्मद शाह रंगीला, इनके जो के वंशज रहते हैं। तो हुमायूं मोहम्मद शाह रंगीला से 1739 ईस्वी में जब युद्ध होता है तो ईरान का जो नेपोलियन कहा जाता है, जिसको नादिर शाह है, इनसे हीरा छीनकर ले जाता है। तो यहाँ से कोहिनूर हीरा की थोड़ी सी बात आई, तो उसके बारे में हमने पॉइंट क्लियर कर दिए। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में 5 अच्छे काम किए। इसने 1000 खंबा महल, फिर दूसरा जमैयत खाना मस्जिद, और तुम्हारा सीरी का किला, सीरी का नगर नहीं, सीरी का नगर किसने बनवाया था पीछे बता चुका हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद इसने जमैयत खाना मस्जिद बनवाई, 1000 खंबा महल बनवाया, सीरी का किला बनवाया, और ये सारी की सारी चीजें इसने बनवा दी। 4-5 इसने काम किए, और अंत में इसमें जाकर क्या होता है, 5 जनवरी को जाकर इसकी 1316 में मृत्यु हो जाती है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के पॉइंट। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद हमारा कौन आता है, शिहाबुद्दीन उमर आता है। और शिहाबुद्दीन उमर क्या करता है, बेचारा बालक रहता है, 15 साल का, अयोग्य। अब केयर टेकर के रूप में मलिक काफूर जो 1000 दीनारी बोलते हैं, यह गद्दी पर बैठता है। धोखे से गर्म सलाखों से जो शिहाबुद्दीन उमर है उसकी आंखें फोड़ देता है, 35 दिन के लिए गद्दी पर बैठता है। मुबारक खिलजी गुस्से में आकर मलिक काफूर की हत्या कर देता है। और मुबारक खिलजी क्या होता है, यह स्त्रियों की भांति व्यवहार करता है, लड़कियों के कपड़े पहनता है, कभी कभी तो यह नग्न दरबार में दौड़ता है। तो इसकी इस बुरी आदतों से परेशान होकर इसका जो वजीर रहता है खुसरो खां, वह मुबारक खिलजी की हत्या कर देता है। खुसरो खां यानी कि नसरुद्दीन खुसरो खां ही अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक रहता है। तो ये था हमारा खिलजी वंश। अब हम खिलजी वंश के पॉइंट लिख लेते हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंटों को कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले क्या, सेना का केंद्रीकरण, सेना का केंद्रीकरण या कैदीकरण, ठीक है। सेना का
कैदीकरण किया, ठीक है। स्थायी सेना रखना आरंभ किया, स्थायी सेना रखना आरंभ किया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एकता प्रणाली का विनाश, एकता प्रणाली का विनाश किया, घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा। और इसके बाद क्या था, दो विभाग, एक तो नया धर्म अपनाना चाहता था, तो इस पॉइंट को लिख लेंगे अपन, पहले इसको लिख लेते हैं। दो विभाग बनाए इसने बाजार के लिए। दो विभाग कौन से बनाए थे, दो विभाग बाजार के लिए। एक था तुम्हारा कौन सा, बरीद, और दूसरा था तुम्हारा मुनहिब, ठीक है। बरीद क्या था, बाजार में घूमकर नियंत्रण करता था, बाजार में घूमकर निरीक्षण, ठीक है, बाजार में घूमकर निरीक्षण, और ये गुप्त सूचना देता था, ठीक। इसके बाद सेना के लिए 4 अध्यादेश, सेना के लिए 4 अध्यादेश जारी। कौन कौन से किए थे, पहला तुम्हारा अध्यादेश का था, जैसा कि मैंने बताया था, तुर्क सरदारों के आपसी मेलजोल पर रोक, आपसी मेलजोल पर रोक। और दूसरा क्या था, नशीले पदार्थ और बुरी आदतों पर रोक, और बुरी आदतों पर रोक। अगला क्या था, नशीले पदार्थ बुरी आदतों पर रोक। और फिर अगला था उपहार में दी जाने वाली भूमि, उपहार में दी जाने वाली भूमि और पेंशन बंद, और पेंशन क्या कर दिया इसने, बंद कर दिया, ठीक है। और तुम्हारा चौथा तुम्हारा क्या था, चौथा तुम्हारा ये था, दो विभाग की इसने, इसके चौथा 4 अध्यादेश में 3 ये हुए, और चौथा तुम्हारा क्या था, 2 विभाग की इसने स्थापना की। कौन कौन से थे बाजार में, एक बरीद था और एक था मुनहिब, जिसके बारे में मैंने बताया था। और यह नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन काजी कौन थे, अलाल उल मुल्क, काजी अलाल उल मुल्क के कहने पर आदेश वापस लिया, आदेश वापस लिया। इसके बाद फिर इसने क्या किया था, एकता प्रणाली का अंत कर दिया, जैसा कि अपन ने देख लिया, सेना का स्थायीकरण कर दिया। अब इसमें देखते हैं इसके 24 कष्टदायी कर, इसने 24 कष्टदायी कर, 24 कष्टदायी कर जनता पर लगाए, 24 कष्टदायी कर जनता पर लगाए। और दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज क्या था ये, दीवान ए मुक्त खराज, बाकी के करों को वसूलने वाला, यहां पे लिखेंगे बाकी के करों को वसूलने वाला, ठीक। इसके बाद इसने क्या किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए दो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी इसकी, बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी, एक थी तुम्हारी इसने बनाई थी सहना
ए मंडी और दूसरी थी तुम्हारी सराय दल। सराय दल। और इसमें सेनाएं मंडी में क्या हुआ करता था, तो सेनाएं मंडी में खाद्यान्न की बिक्री और घोड़ा और दास से संबंधित, घोड़ा एवं दासों से संबंधित, ठीक। और इसमें सराय दल में क्या हुआ करता था तुम्हारा, तो सराय दल में वस्त्र, दीपक का तेल, जड़ी बूटी और तुम्हारा क्या होता था, मेवा यहां पर बिका करती थी, मेवा की बिक्री हुआ करती थी। और इसमें पॉइंट क्या था अपना, बाकी के करों को वसूलने के लिए हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर इसने क्या किया था, जो कष्ट 24 कष्ट जारी कर दे, इनमें से 6 कर प्रमुख थे। कौन कौन से कर प्रमुख थे, तो यहाँ पर ये बनेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो 24 कष्टदायी करों में से कौन कौन से करते, पहला था तुम्हारा जजिया, दूसरा था जकात, फिर था तुम्हारा खुम्स, और फिर था खराज, और फिर था तुम्हारा गड़ी या घाटी कर भी इसको बोलते हैं, और फिर था तुम्हारा कौन सा, चली कर। तो इसके सामने तुमको क्या लिखना है, तो यहां पर लिखना है गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला, गैर मुस्लिमों से, ठीक है। दूसरा जकात क्या था, जैसा कि मैंने बताया, तो जकात में क्या था, जकात में था मुसलमानों का या मुस्लिमों का अपनी आय का, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत दान, एक निश्चित प्रतिशत दान, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत दान। और खुम्स क्या था, युद्ध स्थल पर लूटा जाने वाला कर, युद्ध स्थल पर लूटे गए माल पर, लूटे गए माल पर लगने वाला कर, ठीक। और खराज में क्या था, खराज में जैसे बताया कृषि उत्पादकता पर लगने वाला कर, कृषि उत्पादकता पर लगने वाला कर। और गड़ी या घाटी क्या था, जैसे कि पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पर, झोंपड़ी या घरों पर, झोंपड़ी या घरों पर लगने वाला कर, ठीक। और चरी में क्या था तुम्हारा, दुधारू पशुओं पर, दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर। अब लिखेंगे हम इसके अभियान, तो यहां पर अपन डालेंगे क्या, हेडिंग अभियान। तो अभियान कौन कौन से हैं इसके, और कब से कब तक चलेंगे, तो 1298 से लेके 1310 तक इसके अभियान चलते हैं, ठीक है। तो अभियान इसका ट्रिक है अभियान की, और वो ट्रिक क्या है, गुजरात, ठीक है। और गुजरात इसका अभियान भी है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे ऐसे गुजरात, ठीक। तो गु से हो गया तुम्हारा कौन सा अभियान, गुजरात, कौन सा, गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान इसका कब हुआ है, 1298 ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी आप लिखते चलना अगर मेरे से छूट जाए तो। इसके बाद जा से होता है जैसलमेर का अभियान, जैसलमेर का अभियान। और जैसलमेर अभियान में कौन था यहाँ पर, कब तक था ये, तो 1299 ईस्वी में था। और यहाँ पर क्या था, हुदा था, कौन था शासक यहाँ पर, हुदा, ठीक है। और यहाँ पर शासक कौन था, तो यहाँ पर शासक था कर्णदेव। डिटेल पूरी नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैंने डिटेल आपको स्टोरी कवर करने के लिए लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं सिर्फ इतना लिखूंगा यहाँ पर कौन शासक था और किससे इसका युद्ध हुआ। इसके बाद रा से हो जाएगा तुम्हारा रणथंभौर अभियान,
रणथंभौर अभियान। ये कब से कब तक था? ये था तुम्हारा 1301 ईस्वी में। और यहां पर कौन था? तो यहां पर शासक थे तुम्हारे हम्मीर देव। ठीक। इसके बाद तुम्हारा एक अभियान और आता है यहां पर, वो आता है चित्तौड़गढ़ का अभियान। चित्तौड़गढ़ अभियान। और चित्तौड़गढ़ अभियान में जैसा मैंने बताया था, ये कब है तुम्हारा? 1303 में और 1303 ईस्वी में। और यहां पर क्या रहेगा तुम्हारा? राणा रतन सिंह और प्लस उनकी पत्नी कौन है? पद्मनी। और पद्मनी पर ग्रंथ किसने लिखा है तुम्हारा? पद्मावती। इसके रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। इसके बाद फिर तुम्हारा अंतिम अभियान जो रहता है ता से, वो आया तुम्हारा तेलंगाना का अभियान। तेलंगाना का अभियान, इसे अपन वारंगल का अभियान भी बोलते हैं। और ये वारंगल तेलंगाना का नाम किसने दिया था? तो ये वारंगल तेलंगाना का तुम्हारा जो नाम दिया है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया है। ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? तेलंगाना या वारंगल का अभियान। ये कब से कब तक चला था? ये चला था तुम्हारा 1309 से लेकर 1310 ईस्वी तक। और यहां पर कौन थे? यहां पर थे तुम्हारे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। और जिन्होंने क्या दिया था? मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा। यहां पर थोड़ा और लिख लेते हैं कर्णदेव के सामने, तो आपको याद रहेगा कर्णदेव प्लस उनकी पत्नी कमला देवी। ठीक है। और यहां वर्सेज में लिख देते हैं अपन, ये भाग जाते हैं, ये भागे, यहां पर ऐसे लिख दो भागे। कहा? रामचंद्र देव के पास। ठीक है। देवगिरी के शासक। बस इतना आप लिखोगे तो आपको स्टोरी जो मैंने बताई वो आपको याद रहेगी। और यहां पर कौन था? आक्रमण किसने किया? नुसरत खान। और नुसरत खान ने यहां से जब वापस आया तो किसको खरीदा? 1000 दीनार में मलिक काफूर को। मलिक काफूर 1000 दीनार में। ठीक है। इसमें आप ऐसे तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरी स्टोरी ध्यान हो जाएगा। रुद्र प्रताप के सामने लिख देना यहां पर वर्सेज मलिक काफूर और कोहिनूर हीरा। तो इससे आपको क्या आ जाएगा? ये याद आ जाएगा कि स्टोरी क्या थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है। और फिर मैं आगे आपको इसके पॉइंट 2-4 और रहेगा वो लिखवाता हूं। चलो अब लिखते हैं इसका अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे? स्थापत्य के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान। तो स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान क्या था इसका? पहला था 1000 खंबा महल। 1000 खंबा महल। दूसरा जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद। और तीसरा तुम्हारा क्या था? सीरी का किला। सीरी का किला। और तुम्हारा चौथा क्या था इसमें? अलाई दरवाजा। ठीक। और तुम्हारा था अलाई दरवाजा। और ये सब इसने कहां बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब तुम्हारे दिल्ली में। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या था? 1320 में इसकी मृत्यु। 1320 में मृत्यु। ठीक। अब इसके बाद कौन आता है तुम्हारा? शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर। और शिहाबुद्दीन उमर कब रहता है तुम्हारा? 1320। और शिहाबुद्दीन उमर के बाद अपना कौन आएगा? तो वो आएगा तुम्हारा कौन? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये कब से कब तक रहेगा तुम्हारा?
सॉरी यहाँ पर लिखना 1300, ठीक है 1316 में इसकी मृत्यु होती है अलाउद्दीन खिलजी की। 1316 की एक बार थोड़ा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हाँ 1316, यहाँ पर 1316 लिखना, 1316 में इसकी मृत्यु होती है। फिर 1316 में यह आता है, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है तुम्हारा कब, 1316 से 1320 तक ये रहेगा। इसके में पॉइंट कुछ नहीं है, बस इतना लिखना है, स्त्रियों की भांति व्यवहार, स्त्रियों की भांति व्यवहार। दूसरा रंगीला शासक, रंगीला शासक मुगल काल में भी किसको कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता है। और अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए कि खिलजियों में कौन है या तुर्कियों में कौन है, तो रंगीला शासक तुर्कियों में कौन रहेगा तुम्हारा, रंगीला शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और अगर दिल्ली सल्तनत में पूछा जाए मुगल काल में तो कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। दोनों ही पॉइंट आप कंफ्यूजन पॉइंट में लिखकर आगे लिख सकते हैं। इसके बाद स्त्रियों की भांति व्यवहार और निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र दरबार में दौड़ता था। और फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद इसका वजीर, ऐसे लिख देंगे, इसके वजीर नसीरुद्दीन खुसरो खां, नसीरुद्दीन खुसरो खां द्वारा 1320 में हत्या, और 1320 में हत्या हो जाएगी, खुसरो का गद्दी पर बैठेंगे और ये इसके अंतिम शासक रहेंगे। तो ये आज का वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।